मंत्र कहानी और कहानी सबको पता है प्रेमचंद की है। प्रेमचंद को कहानियाँ छोटी कक्षाओं से प्रारंभ है, तो लेखक परिचय देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे बीए लेवल के पूछे जाएंगे, तो साहित्य को आप ऑलरेडी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, तो लेखक परिचय आप पढ़ लीजिएगा। आइए सीधा कहानी को कवर करते हैं। मंत्र है। मंत्र कहानी डॉक्टर चड्ढा और उनका बेटा, और सबने पढ़ा होगा महाविद्यालय में यह कहानी लगी हुई। कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, बशर्ते आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि कहार डोली लाते दिखाई दिया। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से अंदर झांकी। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न दे। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार कि लड़का मेरा मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोला है। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर, एक निगाह देख लो, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है। पहले छह पहले ही बीमारी से मर गए हैं। हम रो रो कर ही मर जाएंगे। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चिक उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ गए। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर कीजिए, दया कीजिए, लड़की को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुझे मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर आना कल आना कहकर चले गए। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यहाँ से निराश होकर वह व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास न गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बच्चा, जैसे हामिद का यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था, हामिद की उम्र क्या थी, तो याद रखेंगे लड़का जो है कि बूढ़े का 7 साल का है, नोट कर लीजिएगा। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छिन गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था, मतलब उसका बर्थडे था। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने उसके मरज था। इसका इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था। उसे लेकर वह छोड़ता। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश हर बार टाल जाता था। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता। घर मेहमानों से भरा हुआ है। देखो, कमरे में पैर रखने की जगह नहीं है। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएगा। मृणालिनी की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजी दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। इसका काटा तुरंत मर जाता है। इसके काटने की दवा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। इसके दांत दिखा दो। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था।
उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लो, यहाँ विश्वास आया, आकर देख लो, आया विश्वास या उस अब भी कुछ शक है। मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वह वहां से भाग निकला। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पीस कर लगाई। मित्रों ने हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश की जड़ी पर पूरा विश्वास था। एक दिन एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों होंठ पर नीलापन दौड़ने लगा। यहाँ यहाँ तक कि वह खड़ा भी न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया। पंखा झलने लगे। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक मतलब होता है जो पुराने घर में, मिट्टी के घर में ऐसे बना होता है ना, वो कहते हैं जहाँ पे दिया हुआ जलाया जाता था, ऐसे करके उसको ऐसे बनाए रहते हैं, इसी में दिया जलाते हैं, उसी को ताक कहते हैं। तो ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ी बटोरती थी। भूसी बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उसकी जिंदगी थी। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काटा है, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। तो नहीं जाओगे? हमने जो सुना था उसे कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होता होगा लाल को। सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था ना। आप क्या करोगे? आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी मैं नहीं जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूला थोड़े नहीं हूँ। मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नज़र देखा भी न था। लिए भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठ रहा। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़ कर न गया हो। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी मन में आया ही नहीं। बुढ़िया सो चुकी थी। बूढ़े का मन भारी हो रहा था। उसे चैन न आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई है। बूढ़ा खड़ा हो गया। उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी। उसने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, इतनी धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न लगे। बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खटखट करता लपकता चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि न जाए, रुक जाए, लेकिन अंतर मन उसे आगे ठेल रहा था। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए।
दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। इतने में उसे चड्ढा साहब का घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो चुके थे। सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब बाहर आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है। पोपला, मुंह, भौहें तक सफ़ेद हो गई हैं। लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चड्ढा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था सो हो गया। बहू तेरे झाड़ने फूकने वाले देख कर चले गए। डॉक्टर को आशा तो नहीं थी। वे भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत एक मिनट तक देखी। फिर मुस्कुरा कर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। यह देख भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लापक्का हुआ चला जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, तो आप इन नारायणी को भी देख लीजिए एक बार, इसका खाली नाम आया है, पूछा जा सकता है। नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तमाकू का भी हकदार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। नारायणी डॉक्टर की पत्नी है। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपराध क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। ये थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र। हाँ, बहुत बार पढ़े होंगे। आज आपका रिवीजन हो गया। धन्यवाद।